नमस्कार, स्वागत है आपका समय 9 में। मैं हर्षद खान और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम। हम आपके लिए ख़ास कार्यक्रम लेकर आते हैं, उनमें ऐसे अतिथियों को बुलाते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े होते हैं। जी हाँ, इस वक्त शहर में चर्चा है कि नगर निगम ने आश्रय शुल्क की वसूली शुरू कर दी है। 300 से अधिक बिल्डर्स या उन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं जिनके प्लॉट 3100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा थे या उन्होंने बिल्डर लाइसेंस का उपयोग कर भवन का निर्माण किया है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MIC सदस्य राजेश उदावत जी, जिनके पास भवन शाखा का प्रभार भी है। बहुत स्वागत है उदावत जी। इंदौर शहर एक बढ़ता हुआ शहर है, यहाँ पर डेवलपमेंट लगातार हो रहा है और हम देख रहे हैं कि रिंग रोड के बाद बाईपास और अब नगर निगम की सीमा हो गई है 29 गाँव को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्रफल। ऐसे में जब यहाँ पर बिल्डिंग्स बनती हैं और कॉलोनीज कटती हैं तो विभिन्न तरह के कर नगर निगम भी लेता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी लेता है, कलेक्टर कार्यालय भी लेता है और शहर का विकास हो रहा है। अचानक से नगर निगम ने एक फरमान जारी किया है और 3100 वर्ग फुट से ज़्यादा के जितने प्लॉट्स हैं उन पर जो G+3 की बिल्डिंग्स बनी हुई है उससे अधिक की बनी हुई है उन पर आश्रय निधि शुल्क जमा करने की बात करते हुए नोटिस दिया है और ये नोटिस लोगों की नींद उड़ा रहा है। क्या सोच कर नोटिस जारी किए गए? ऐसा है कि 2022 में ये विषय हमारे संज्ञान में आया था और तब से लगातार इस विषय पर विचार विमर्श करते हुए अंततः ये इसका निष्कर्ष निकला कि शहर के अंदर जो IDA के द्वारा डेवलप की गई कॉलोनियाँ हैं या ऐसे प्लॉट्स जिनके ऊपर बहुमंजिला इमारतें बना दी गई हैं और बेच दी गई हैं स्वयं के आवास को छोड़कर, ऐसी यदि कोई फ्लैट या मल्टी स्टोरी बनती है जो फ्लैट के रूप में काउंट की जाएगी, ऐसे बिल्डिंगों पे आश्रय निधि का शुल्क लिया जाना या आरोपित किया जाना अनिवार्य नियमों के अंतर्गत बताया गया। जी, जब इस विषय पे चर्चा हुई कि ये सिर्फ हमको इंदौर में ही लागू करना है या अन्य नगर पालिकाओं में भी, नगर निगमों में भी इसका लिया जा रहा है, तो भोपाल, ग्वालियर और अन्य नगर निगमों में भी इस विषय पे जांच पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि वहाँ पे भी इस प्रकार का नियम है। जी। उसके पश्चात वर्तमान आयुक्त महोदय के द्वारा जब इस विषय को उनके संज्ञान में लाया गया कि ऐसा सब विषय है और तत्कालीन समय के भवन अधिकारी मुख्यालय द्वारा इस प्रकार के एक आदेश जारी किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में जब उन्होंने भी इसका जांच पड़ताल की विधि की राय ली तो यह पाया गया कि यह शुल्क लेना अनिवार्य होगा। उदावत जी, कॉलोनी कटती है, EWS LIG के लिए जगह छोड़ी जाती है, बिल्डिंग बनती है, EWS LIG के लिए जगह छोड़ी जाती है, फ्लैट्स बनाए जाते हैं या फिर आश्रय निधि भरवा ली जाती है उनसे कि आप EWS LIG के लिए या तो मकान बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे, फिर ये दोबारा सिर पे भार क्यों? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इस नियम के अंतर्गत प्रभावित होने वाले जो लोग रहेंगे वो रहेंगे इंदौर विकास प्राधिकरण से जिन्होंने प्लॉट लिए। जी। और चूँकि इंदौर विकास प्राधिकरण भी सरकार की संस्था है, लेकिन जब वो डेवलपमेंट करता है तो आश्रय निधि का शुल्क जमा नहीं करते हैं। नहीं, पर वो EWS LIG तो काटते हैं ना, IDA वाले भी काटते हैं। EWS LIG जो काटते हैं उसमें स्थान दिया जाता है या मल्टी स्टोरी में उनका EWS का कोई स्थान रहता नहीं है। जी। साथ ही साथ IDA जो आश्रय निधि और EWS को लेकर जो अनिवार्यता है उसको भी IDA को भी उसमें छूट मिली हुई है। जी। इसलिए जो प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या है वो IDA से खरीदी बिक्री किए गए प्लाटों को लेकर ज़्यादा है और अन्य कॉलोनियों में जो EWS के प्लॉट या फ्लैट बनाए जाने का प्रावधान है, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने शुल्क जमा कर दिया है उनको कहीं कोई दिक्कत आना नहीं है। प्रैक्टिकली अपन बात करें, आप ज़मीन के नेता हैं, शुरू से मैं देख रहा हूँ 25 साल से आप ज़मीन के कार्यकर्ता रहे हैं। एक कॉलोनी कटती है
हम हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें। एक कॉलोनी कटती है, उसके अंदर सारे मापदंड तय होते हैं। ईडब्ल्यूएस एलआईजी इतना होगा, गार्डन इतना होगा, उसी कॉलोनी का प्लॉट है। जब ईडब्ल्यूएस उस लैंड पर ईडब्ल्यूएस एलआईजी की व्यवस्था कर दी गई है, तो उसी कॉलोनी के बड़े प्लाट के ऊपर जब बिल्डिंग बनती है, तो आप उसमें ईडब्ल्यूएस एलआईजी कैसे लागू कर सकते हैं? आश्रय निधि कैसे मांग सकते हैं उस बिल्डिंग से? ये क्या नियम है? देखिए, ऐसा है कि कॉलोनी के अंदर बड़े प्लॉट जो हैं जी, अगर वो सिंगल यूनिट बनता है हम्म, तो मुझे लगता है कि उस पर आश्रय निधि और ईडब्ल्यूएस का नियम लागू नहीं होगा। लेकिन यदि 10,000 5,000 स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट है और उस प्लॉट को जब वो डेवलप करता है और उस प्लॉट को डेवलप करके अन्य लोगों को बेचता है, तो उसमें जो मल्टी यूनिट कंस्ट्रक्शन होती है जी, कि उस 5,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे लगभग 25 30 50 जो भी फ्लैट बनाकर वो बेचता है, जी, तो एक वो नई यूनिट डेवलप कर लेता यूनिट है। डेवलप हो जाती है और उसको भी भूमि विकास अधिनियम के अंतर्गत कॉलोनी की संज्ञा दी गई है, जिसके कारण उस पर यह शुल्क लागू किया आपकी ये बात मान में ली जाए। लेकिन अब जब तक आश्रय निधि भरने की बात आती है, तो पूरी बिल्डिंग में जितना ईडब्ल्यूएस एलआईजी दिया जा रहा है, उसके आधार पर आश्रय निधि लेंगे या प्लॉट एरिया पर से लेंगे? जो प्लॉट एरिया पे जो यूनिट बनी है उसके आधार पे। तो ऐसा हो कहाँ रहा है? नहीं, अभी तो आपके आपने जो नोटिस किया, कर्मचारी अभी अधिकारी तो- वर्तमान में है, अभी आपके तो कॉलोनी शुरू सेल हुआ में जो है। इन्वर्ट हो रहा है, उसमें प्लाट से गणना कर रहे हैं, वो गाइडलाइन की 3 गुना एफएआर का 3 गुना गणना करके आश्रय निधि निकाल रहे हैं, तो करोड़ों रुपए की राशि सामने आ रही है। ऐसे में जो भरने वाला व्यक्ति कहाँ से भरेगा आज? सपोज करिए, और एक मेरा प्रश्न इसी में जोड़ देता हूँ। आप बोल रहे हैं कि 2022 से आपके संज्ञान में आया, 2022 से आज 2026 चल रहा है। 4 साल तक के आपके नगर निगम के अधिकारी क्या सो रहे थे, या उनकी नींद नहीं होगी? ये गलती किसकी है? आज जब कोई बिल्डर या कोई व्यक्ति मल्टी डवेल बिल्डिंग बनाकर बेच चुका है, तो वो आश्रय निधि कहाँ से ला कर देगा, किससे वसूलेगा? आपका प्रश्न सही है, अच्छा प्रश्न है। और इसी प्रकार के प्रश्न जब ये विषय आया था, इसी प्रकार के प्रश्न हमारे सभी के दिमाग में थे और यही प्रश्न हमने उनसे किए थे। और चूँकि शासन के नियमों के अंतर्गत शासन के निर्देशों का पालन अधिकारियों को करना होता है। जी, इंदौर शहर में एक अधिकारी आए थे, उन्होंने इस विषय पर संज्ञान लिया और उनके संज्ञान लेने के बाद लगातार विचार विमर्श, विचार मंथन चलता रहा जी, कि इसको लागू करेंगे तो इसके प्रभाव क्या होंगे। बिल्कुल। चूँकि हम तो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, हम तो जनता के हित में और जनहित की बात करने में हमारा विश्वास भी, हमने भी इस पे लगातार कम से कम 8 से 10 बैठकें हमने की और कोशिश ये होती है कि सरकार के हितों का भी अनदेखी ना हो और जनता के हितों का भी नुकसान ना हो। जी, तो दोनों की भी समन्वय बनाने की कोशिश के बाद नतीजा ये निकल के आया कि ये इस नियम को फॉलो करना ही होगा, अन्यथा जो शासन के नियमों की अनदेखी करने से जो नियमों का उल्लंघन होता है उससे अधिकारी जो है उनकी नौकरी बचाना चाहते हैं आप? नौकरी तो देखो, जो भी अधिकारी नियम के विरुद्ध काम करेगा राय तो जी, मैं नौकरी से इसी में जाएगी। आप ही के उत्तर में एक प्रश्न जोड़ देता हूं कि आपने कहा एक अधिकारी आए थे, विचार विमर्श चल रहा था। अब 2022 से लेके 2026 हमारा आ गया है, 4 साल का पीरियड हो गया है और आपको शासन की मंशा भी पूरी करना है। तो ऐसे में जो शासन को आर्थिक हानि हुई, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं जो भी अधिकारी आए थे गए थे, 2022 से लेके 26 तक के जो अधिकारी आए, और जो नगर निगम को आर्थिक हानि हुई है, जो शासन को आर्थिक हानि हुई है, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, उन पर कार्रवाई कौन करेगा? जो आर्थिक अपराध हो गया एक तरीके से। ये आर्थिक अपराध से बचने के लिए तो ये 2022 से इसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं और ये शासन के नियमों की अनदेखी तो कोई भी नहीं कर सकता। शासन के नियमों को मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं भी वही कह रहा हूँ। आर्थिक अपराध की श्रेणी का यह अपराध है, तो जो नियम जिस समय से संज्ञान में आया है उस तारीख से इसको। राय जी, किसी भी नियम का आदेश का पालन कराने के लिए अधिकारी स्वतंत्र भी हैं और जिम्मेदार भी।
जब उनके पास आदेश का आ गया था तो उसको अमली जामा क्यों नहीं पहनाया गया? और जब अमली जामा पहनाने जब खुद अधिकारियों की गर्दनें फंसने लगी तो उन्होंने जनता पर डाल दिया, और आप जनप्रतिनिधि परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं, जनता भी परेशान हो नहीं, रही है। हमारे पास भी लोगों के फ़ोन आते हैं, बात होती है। और चूंकि अब शासन के हितों की रक्षा करने की जवाबदारी भी हमारी, जिम्मेदारी भी हमारी है, और जनता के हितों की भी रक्षा करने की जवाबदारी हमारी है। और उन्हीं दोनों के बीच की कड़ी के रूप में जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये शासन के नियम का पालन करना और कराना, ये दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। जिन्होंने उस समय अगर किसी कारणवश या किसी दबाव में आकर इसको लागू नहीं किया जी। तो ये भी गलत है। और मान लीजिए कि उनकी गलती हुई, लेकिन अगर उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है आज, तो उसको सुधार कर अगर शासन के हितों की रक्षा की जाती है तो मुझे लगता है कि उसमें अधिकारियों को भी और जो हमारे शहर के कॉलोनाइज़र हैं या बिल्डर हैं उनको भी उसमें अपना जो पार्ट है या उनका जो राशि जमा करना है। कई लोगों के द्वारा तो ईडब्ल्यूएस के फ्लैट बनाए भी गए हैं, कॉलोनी में प्लॉट भी आरक्षित किए गए हैं, उनका अलॉटमेंट भी कॉलोनी सेल के माध्यम से सब मॉर्टगेज किया हुआ है राज जी, सब ज्यादातर मैक्सिमम काम के अंदर मॉर्टगेज किया हुआ है, दे रखा है। ज्यादा फर्क आप लोग एनओसी जब देते हो आप उसकी परमिशन ही एनओसी। अर्षद भाई, इसमें दिक्कत जिन लोगों को आनी है या प्रभावित पक्ष जो रहेगा वो सिर्फ आईडीएस से निर्मित भूखंडों के ऊपर जो हैं उन्हीं लोगों को परेशानी आना है, अन्यथा तो बाकी सब शासन के नियमों के अंतर्गत होता ही है। जी हाँ। फ्लैट भी बनते हैं ईडब्ल्यूएस के, प्लॉट भी बनते हैं ईडब्ल्यूएस के, इसलिए प्राइवेट कॉलोनाइजर को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन आईडीए चूँकि शासन की संस्था है और शासन के द्वारा आईडीए को लाइसेंस दिया गया है और आईडीए के द्वारा काटे गए प्लॉट पर जब बिल्डर या कॉलोनाइज़र उस चीज़ को डेवलप कर रहा है तो शासन के अंतर्गत जो छूट उसको मिली है आईडीए को, उसको छूट का लाभ इन कॉलोनाइज़र बिल्डर को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन राज जी एक चीज़ और देखिए, हमने 7 दिन का नोटिस जारी कर दिया है, तुगलकी आदेश है 7 दिन में राशि जमा कराएं। कितने आवेदन है आपके पास अब तक के राशि जमा करने के लिए? मेरी जानकारी में नोटिस अभी जो आप 7 दिन का बता रहे हो तो 7 दिन का तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई, क्योंकि आपके पास ही अब गणना नहीं है। जी हाँ। जब नगर निगम के अधिकारियों से मैंने पूछा कि कितनी राशि जमा होगी तो वो खुद ही अभी उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कोई बिल्डर या कॉलोनाइज़र जिसको भी भरना है उसको किस गाइडलाइन से पैसे जमा करना है, कितना जमा करना है, उस सब चीज़ों में एक बार बैठ के क्रेडाई के लोगों के साथ बैठ के मुझे लगता है कि इसमें एक बार हम हमारे विभाग के अधिकारियों और क्रेडाई की मीटिंग कराने के बाद इसको सरलीकरण करके कि जो 7 दिन की बात कर रहे हैं वो 7 दिन में ना होके जो भी एक समय सीमा तय हो जाए उस समय सीमा में हमारे द्वारा या हमारे विभाग के द्वारा उसको कैलकुलेशन करके कि किस प्लॉट धारक को कितनी राशि जमा करना होगी, उसका एक फॉर्मेट या फीस मेमो जैसा जो भी इनकी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के माध्यम से उन लोगों को वो नोटिस गणना के चले जाएं कि कितनी राशि किस आकार की उनको भरना हो, ताकि अभी तो नोटिस दिया तो उन्होंने सिर्फ सपाट लिख दिया है कि आपकी गणना अनुसार गाइडलाइन अनुसार वो जो भाषा होती है उस भाषा के अंतर्गत नोटिस जारी कर दिया। 7 दिन में पैसे जमा कर दो, अब नगर निगम कंगाल हो रहा है। देखिए, सरकार के विभागों का काम तो ये हो कि अपने पास जो अपने पाले में जो गेंद है उसको तत्काल सामने वाले पाले में डाल देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। सरकार को भी कोई भी नियम या मेरे विभाग को ने यदि कोई नियम का पालन कराने का निश्चय किया है तो उसको पूरा एलिबरेट करें, आप उसको पूरा समझाएं, समझ के और कैसे क्रियान्वित होगा उन सब बातों को पहले समझने के बाद फिर सामने वाले के पास अपना पत्र जाना चाहिए। अन्यथा हमारी कमजोरियों का, हमारे खामियों का लाभ उठाकर जो सामने वाला पक्ष है वो कोर्ट चला जाता है और कोर्ट जाकर वो स्टे या अन्य प्रकार की वैधानिक
प्रक्रिया की सहायता लेकर अपना काम रोक लेता है, और नगर निगम या सरकार के जो भी विभाग हैं वो ठगी महसूस करते हैं, और वो जो राशि सरकार या नगर निगम के खजाने में आना चाहिए वो जमा हो नहीं पाती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस जल्दीबाजी में कोई भी नोटिस या इस प्रकार की कार्रवाई करने से पूर्व एक बार हमारे अधिकारियों को होमवर्क करना चाहिए, और होमवर्क करने के बाद फिर उनको लेटर या नोटिस इशू करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात, आप हमारे शो के माध्यम से नगर निगम के अधिकारियों को हिदायत भी दे रहे हैं और समझाइश भी दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ी परेशानी जब खड़ी हो जाएगी, राजेश जी आप तो इतने विभाग के प्रभारी हैं, एक बिल्डिंग बनती है जिसमें आपको 3 सर्टिफिकेट लेना पड़ते हैं, प्लेन, सर्विस और सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स हैं जिसमें नगर निगम ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, चाहे वो आईडीए के प्लॉट पर बनी हुई बिल्डिंग हो, निजी प्लॉट पर बनी हुई बिल्डिंग हो। एक मरतबा जिस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हो जाता है तो उसके बावजूद भी उस बिल्डिंग मालिक को जो नोटिस आपने दिया है जनरल, उसमें कहा है कि आपकी बिल्डिंग सील कर दी जाएगी। किस आधार पर सील कर दी जाएगी? क्या उन्हीं के कागज़ नकली थे जो उन्होंने सब जितने भी सर्टिफिकेट दिए? कंप्लीशन सर्टिफिकेट फिर कैसे मान्य हो गए? यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपने तमाम तरह की राशि जमा कर दी है, आपने बिल्डिंग नियमानुसार बनाई है, अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे आप सील कर देंगे? नहीं, इस नियम को लेकर जब मैंने बात करी हमारे अधिकारियों से कि भाई आपने लेटर नोटिस जारी किया है, तो कई बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी होगी, बिल्डर बेच के जा चुका होगा, और वहाँ पे एक आम आदमी, एक आम नागरिक जो मैं ये जनता की परेशानी यही होगी, आम लोगों की परेशानी यही सामने आने वाली है कि आप उस बिल्डिंग को कैसे सील कर पाओ। इसमें अच्छी बात ये है अर्शद भाई कि अभी जिन लोगों को नोटिस गए हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जी, और आज इस प्रकार की किसी भी बिल्डिंग में सीसीओसी अभी जारी नहीं हुए हैं जी हाँ। तो मुझे उम्मीद है कि एक आम नागरिक इसमें परेशान नहीं होगा। बिल्डर या कॉलोनाइज़र जो भी इससे प्रभावित होंगे वो अभी उनको किसी प्रकार का कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है और नहीं होगा जब तक राशि जमा नहीं कराएंगे। जो नियमों के अंतर्गत नोटिस इनको दिए गए हैं, अगर राशि जमा हो जाएगी उसके बाद ही सीसीओसी जारी होंगे। जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे, आप इस पूरी प्रक्रिया को क्या समझते हैं? 2022 से इसको लागू कर दिया जाना था, हुई नहीं, 2026 में इसकी कवायदें शुरू हुई हैं। दूसरा ये कि अब जो अगेंस्ट लॉबी है, जो भी है बिल्डर लॉबी कहें आप, कॉलोनाइजर्स की जो भी लॉबी है, अगर वो न्यायालय की शरण ले लेती है और इस पर न्यायालय संज्ञान ले लेता है तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य है। न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए हम भी बाध्य हैं, वो भी बाध्य हैं, और न्यायालय के निर्णय का स्वागत सबको करना चाहिए। यदि कोई पीड़ित पक्ष है और वो न्यायालय जाना चाहता है, वो उसका अधिकार है, उसको जाना चाहिए। लेकिन न्यायालय भी कोई निर्णय अगर करता है तो शासन के नियमों की पूरी तरह से पढ़ने के बाद या उसकी जांच पड़ताल करने के बाद उस पर ही कोई निर्णय देता है। मैं एक जनरल बात बताता हूँ आपको। न्यायालय में कोई व्यक्ति गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो बात यही आएगी कि जब 2022 में ये कानून आ गया था, यह शासन ने निर्देश दे दिए थे, तो 2022 से 2026 तक के सो क्यों रहे थे? अगर वो सो रहे थे तो इन्होंने कहीं ना कहीं आर्थिक गड़बड़ी करी है। इनको 4 साल का जो टाइम पीरियड था उसमें आर्थिक नुकसान पहुँचाया है शासन को, नगर निगम को। क्यों ना इन्हें आरोपी बनाया जाए? देखिए, ये जो नियम है, नियम के अंतर्गत, नियम उपनियम के अंतर्गत सब चीज़ों का उल्लेख है। अब वो उन नियमों का इंटरप्रिटेशन कैसे किया और किसने किया और कब किया जी, इस विषय पे जब मेरी चर्चा हुई तो बोले तो नियमों में शुरू से ही उल्लेख है। लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी जो टीएनसी से यहाँ आए थे, उन्होंने इस प्रकार के पूरे नियमों का व्याख्या करने के बाद बहुत कमाल करा था। उन्होंने उस पत्र को बहुत कमाल करे थे उन्होंने। जब आए थे तो वो पूरी टीएनसी उठाकर नगर निगम ले आए थे। वो सारे टीएनसी के नियम सारे नगर निगम में लागू होते थे, जहाँ तक मेरी जानकारी में। ये वही पुड़िया देकर गए आपको। तकनीकी विषय है, मैं तकनीकी रूप से इस विषय पे बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं समझता हूँ
अच्छा, एक जनप्रतिनिधि के नाते जब आपके पास ये आक्रोश आएगा, आप तो आने वाले समय में हो सकता है विधानसभा 5 से विधायक भी लड़ें, आपकी विधानसभा में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पर बिल्डर्स भी बहुत हैं, वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग बन रही, कॉलोनीज भी बन रही हैं। ऐसे में आप क्या फेस कर पाएंगे यदि ये स्थिति बनी रही तो? अर्षद भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो नोटिस जारी किए गए हैं ये उन भवनों को किए गए हैं या 2022 से लेके आज तारीख तक वो भवन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें अभी बिल्डर बिल्डिंग बेच के बाहर नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी आम आदमी का नुकसान नहीं होगा। जो बिल्डर है उसको भी इस प्रकार का जो नोटिस जारी हुआ है उसकी जो राशि है उसको जमा करनी है। तो मुझे लगता है कि उस राशि को जमा करने के बाद ही वो फ्लैट की एनओसी सीसीओसी वो ले पाएगा। और यदि एक व्यापारी है और व्यापारी को व्यापार करने के लिए टैक्स देना, तो उसको जो कर चुकाना होता है वो सारी कर की राशि जोड़ने के बाद ही वो बहुत खूबसूरती से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत खूबसूरती से। राजेश जी, आप अपने डिपार्टमेंट को बचाना चाह रहे हैं पूरी तरह से। मैं इसी में जोड़ना चाहता हूँ। आपने कहा चलिए जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है बिल्डर से बेच कर नहीं दिया है, सपोज करिए किसी फ्लैट का रेट उसने 3500 रुपये खोला, आज आप आश्रय निधि की राशि उससे ले रहे हो, तो क्या वो 3500 रुपये में दे पाएगा? इसका सीधा सीधा अटैक आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है, उस फ्लैट खरीदने वाले पर पड़ने वाला है जो आज 3500 रुपये में चीज़ मिल रही थी, नगर निगम में शासन ने उससे आश्रय निधि की राशि वसूल कर ली। अब ऐसे में उससे वो फ्लैट 4500 रुपये का होगा, 1000 रुपये सीधे महंगा हो जाएगा। तो किसका नुकसान है इसमें? नहीं, देखिए इतना वेरिएशन तो नहीं आएगा। 3500 रुपये स्क्वायर फीट की यदि कोई फ्लैट है तो मैं समझता हूँ कि 3500 रुपये स्क्वायर फीट के फ्लैट में अगर राशि बढ़ेगी तो 25-50 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि नहीं राज जी, जो छोटा मोटा कैलकुलेशन मैंने जो किया है, गाइडलाइन इंटू FAR इंटू 3 टाइम्स, तो मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि जो 1000 रुपये स्क्वायर फीट का तो नहीं आएगा, एक फ्लैट के ऊपर 50 से लेकर। तो आखिर ये राशि तो उस उपभोक्ता से वसूली जाएगी ना, बिल्डर का क्या हुआ? के नियमों के अंतर्गत आपके 2 सवाल हैं जी। आपके सवाल में से मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या शासन के नियमों की अनदेखी कोई व्यक्ति कभी भी नहीं करना चाहिए? आप चाहेंगे कि नगर निगम के अधिकारियों के सवाल ये उठता है 2022 से क्या कर रहे थे? चूक की गई है उस चूक का दंड कौन भरेगा? जिन्होंने गलतियां करी है उन पर क्या है ये आपकी परिषद या MIC को निर्णय लेने जा रही है? इसमें स्पष्ट अभिमत है। मैंने कल भी एक हमारे पत्रकार साथी का फ़ोन आया था अतिक्रमण के विषय को लेके, तब भी मैंने उनसे कहा था कि जिन लोगों की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, जिनको इस प्रकार के कामों का जिम्मा दिया गया है, अगर उनकी लापरवाही से इस प्रकार की यदि नगर निगम के आर्थिक हितों की अनदेखी हो रही है, आर्थिक हितों का नुकसान हो रहा है, या जनता के हितों की अनदेखी हो रही है, जनता के हितों का नुकसान हो रहा है, तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सीधी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और मैं इस मामले में कहीं कोई चूक नहीं करता हूँ। अगर किसी अधिकारी ने कोई गलती करी है तो तत्काल उसके खिलाफ मैं नियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर से बात भी करता हूं। इसके पूर्व भी डिम्ड परमिशन में नगर निगम के लगभग 21 लाख रुपए की हानि का विषय सबसे पहले मैंने ही उठाया था, और वो पत्र मैंने लिखा। उस पत्र लिखने के बाद जब मैंने उस पत्र में क्या कार्रवाई हुई, तो मुझे मेरे पत्र के जवाब में फिर एक कमेटी तैयार की गई, और जो 21 लाख रुपए की राशि जो उस समय नगर निगम के खजाने में जमा होना चाहिए थी, वो कंसल्टेंट या प्लॉट ऑनर के द्वारा गलत जानकारी देने के कारण निगम के खजाने में कम जमा हुई थी, वो राशि हमने वसूल करने का काम भी किया है। गलत तरीके से जिन्होंने डिम्ड परमिशन में नक्शे पास कराए थे, उन नक्शे को भी हमने कैंसिल किया है। हमने नगर निगम के जो AB पास 2 में डिम्ड परमिशन के अंतर्गत नजूल की ज़मीन पे, नाले की ज़मीन पे, तालाब की ज़मीन पे या अवैध कॉलोनी की ज़मीन के नक्शे पास करने का जो प्रावधान था उसको ठीक करने का सुझाव दिया। AB पास 3 में उसका सुझाव को मान्य भी किया गया। तो जहाँ जहाँ हमको लगता है हमारी जानकारी में आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से, अन्य प्रकार से बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी आती हैं, सुझाव भी आते हैं, उन सुझावों को अमल में भी लाते हैं। और जिन अधिकारियों की गलती होती है, जिन अधिकारियों के संरक्षण में गलत कामों को किया जा रहा है, उनके खिलाफ
दंडित किए जाने की कार्रवाई भी हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे MIC से राजेश उदावत जी, जिनके पास भवनोग्य शाखा है, और इस वक्त जो चर्चा है आश्रय निधि, उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये कहीं ना कहीं चूक हुई और अधिकारियों से चूक हुई है। 2022 में ये कानून आ गया था आश्रय निधि भरवाने का, जब से लागू नहीं किया, और जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाएगी, और वे समय समय पर अधिकारियों को सजग करते रहते हैं कि नियमों का पालन करवाएं। हमारे खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। नमस्कार। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।